नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं संविधान की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा विशेष इसलिए होने वाली है क्योंकि आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में, या फिर यूं कहें कि राज्य की कार्यपालिका का आज पहला वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हमने आपको बताया था कार्यपालिका हमारे देश में 2 स्तर पर होती है, क्योंकि हमारे देश में सरकार का गठन 2 स्तरों पर किया जाता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो 2 स्तर पर सरकार का गठन होता है, केंद्र में और राज्य में। केंद्र में जो कार्यपालिका काम करती है वो राष्ट्रपति उसके सर्वोपरि होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। उसके बाद अगर हम राज्य कार्यपालिका के विषय में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका के सर्वोच्च स्थान पर जो है वो राज्यपाल जी हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और फिर महाधिवक्ता। अब दोस्तों, जैसे कि विधायिका भी हमारे देश में 2 स्तरों पर पाई जाती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर जो कार्य करती है दोस्तों वो संसद के रूप में कार्य करती है, और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार विधायिका राज्य में जो कार्य करती है दोस्तों वो विधानमंडल के रूप में कार्य करती है, और विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है केंद्र की कार्यपालिका का, ये हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और विधायिका के अंतर्गत जो केंद्र वाला हिस्सा है ये भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आपसे गुजारिश है मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के अपने संविधान का ज्ञान और ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं, अपने परीक्षा के लिहाज से अपने संविधान को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो ये हम सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब राज्य की कार्यपालिका का आज शुरुआत होने वाली है। ये दोस्तों मैंने पहले ही इसलिए लिख करके रख लिया था ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब मोटे तौर पर दोस्तों जब हमने आपको राष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया था पहले ही वीडियो में, जब हमने राष्ट्रपति पद की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि उस समय जो भाग की शुरुआत हुई थी वो भाग 5 था, और जिसका नाम संघ था। तो संघ के अंतर्गत हमने देखा था आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक वाला जो हिस्सा था वो आता था भाग 5 में। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हम कहें दोस्तों तो आज भाग 6 की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, जिसका नाम है राज्य। ये इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो 152 से लेकर 237 तक का हिस्सा दिया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो दोस्तों ये लगभग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी के अंतर्गत जो न्यायपालिका वाला हिस्सा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका ये हम पढ़ने के बाद अब राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने भाग 5 की शुरुआत की थी राष्ट्रपति से, और आज भाग 6 की शुरुआत होगी आर्टिकल 152 से, जिसका नाम है राज्य। कहने का मतलब है राज्य के बारे में जो प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत दिया गया है वो भाग 6 में है, और 152 से 237 के अंतर्गत आता है। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो राज्यपाल महोदय के विषय में होने वाली है। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अब आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अपने एक सुंदर से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों जिन परीक्षाओं में आपके यहाँ संविधान से सवाल आते हैं आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 152 अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद के बारे में बताया गया है। केवल आप इसमें यही लिख लें कि अनुच्छेद 152 क्या है, केवल राज्यपाल का पद बताया गया है। ठीक है, अब बात आती है 153 की। अनुच्छेद, ये दोस्तों आप इधर अनुच्छेद लिख लें और फिर आप क्रम वाइज से पढ़ते चलेंगे। आर्टिकल 153 में क्या है दोस्तों, तो इसमें भी आप नोट कर लें कि एक समय ऐसा था जब हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 153 में ये दर्शाया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा हुआ था मूल संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। जब ये संशोधन हुआ तो इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? परंतु जोड़ दिया गया, और इसमें लिख दिया गया कि अब मतलब 1956 के बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये विशेष बात है दोस्तों, आपसे पूछी जा सकती है। मूल संविधान में
आर्टिकल 153 के तहत ये लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7 वर्ष संशोधन हुआ 1956 में, इसमें परंतु जोड़ दिया गया और कह दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार का एक राज्यपाल हो जाना है ना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 154 है। 154 में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की शक्तियाँ, समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें दोस्तों। मेरे पास स्कोप थोड़ा सा कम रहता है लिखने का, मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, वाइट बोर्ड से ही मैं काम चलाता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप भी थोड़ा सहयोग दीजिए, थोड़ा सा पैसेंस बनाइए। तो इसमें आप लिख लें 154 में कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका निर्वहन वह संविधान के अनुसार, जिनका निर्वहन वह संविधान के अनुसार और अपने अधीनस्थों की सलाह के अनुसार करेगा। शक्तियां तो हैं, लेकिन उनका प्रयोग वो कैसे करेगा? अब अपने अधीनस्थों की सलाह से और संविधान के अनुसार। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों 154 के अंतर्गत। अब यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं जो आपको समझना होता है। आपने समझ लिया कि राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो हेड होता है दोस्तों राज्यपाल, जो कि 154 में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मुख्य हेड की, वास्तविक हेड, सॉरी वास्तविक, सेम ये वैसा ही है जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा था, केंद्र में पढ़ा था कि कार्यपालिका का जो प्रधान होता था वो राष्ट्रपति महोदय होते थे, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता था प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन यहाँ पर वास्तविक प्रधान सीएम होते हैं। वास्तविक मुखिया कौन होते हैं? सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। अगर वास्तविक लिखा हुआ आएगा तब आप लगाएंगे सीएम, लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछ लिया अगर जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप वहाँ पर कहेंगे राज्यपाल। और दोस्तों राज्यपाल ही राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। तो ये बातें दोस्तों आप नोट कर लें, क्योंकि आपसे बार बार पूछी जाती है कि राज्यपाल को क्या क्या मतलब दर्जा दिया गया है कार्यपालिका के बारे में। तो आप कहेंगे संवैधानिक प्रधान होता है और कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, ये बातें आपको जानना जरूरी था। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। बात करते हैं आर्टिकल 155 की। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा 152 और 153 को आप एक साथ याद करेंगे। 152 और 53 को आप एक साथ क्या करेंगे? इसमें क्या है? पद है, और इसमें राज्यों के लिए प्रावधान दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी वो हो सकता है। 154 में दोस्तों आप शक्तियाँ लिख लेना कि उसको शक्तियाँ प्रदान है राज्य की कार्यपालिका की, जिनका निर्वहन वो है, जैसे कि मैंने बताया वो करेगा। ठीक है, अब आते हैं 155 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दोस्तों प्रावधान है नियुक्ति का। क्या है? नियुक्ति का है। नियुक्ति के बारे में तो हम पहले जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपनी इच्छा से नहीं करते, बहस सलाह से करते हैं। और सलाह किसकी होती है? मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद की। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात जानने जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल मान लो नियुक्त हुआ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। लेकिन आप समझ के ये चलिए कि मान लीजिए कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त हुआ है, उसको नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति महोदय ने। लेकिन राष्ट्रपति ने क्यों किया है? क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उसने उन्हें बताया कि आप इस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बना दें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है केंद्र की सरकार द्वारा भेजा गया व्यक्ति ही राज्यपाल किसी राज्य का होगा, उनका ही व्यक्ति होगा, वो उनकी सलाह अनुसार कार्य करेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा ये सोचना कि किसी राज्य में मान लीजिए विपक्षी सरकार की सरकार है, विपक्षी दल की सरकार है ना, जहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति होंगे। अब वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो केंद्र ने भेजे हैं, और मान लो केंद्र में कोई दूसरी सरकार है, तो दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, कि राज्यपाल किसी दूसरी पार्टी का और मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी से। तो ऐसा भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि
राज्यपाल जो होते हैं ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह से करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब दोस्तों बात आती है आर्टिकल 156 की। 156 में है दोस्तों इनका राज्यपाल का कार्यकाल। दोस्तों ये सारी बातें आप नोट करते चलना। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में लिखता हूँ, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखता, समय नहीं होता है। कार्यकाल सॉरी, यहाँ पर कार्यपाल मैंने लिख दिया है, कार्यकाल। तो दोस्तों सामान्यतः अगर कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन आप 5 वर्ष ऑप्शन में टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। इस कहने का मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार हमारे राज्यपाल कार्य करते हैं। जब उन्हें हटाना होता है तब वो अपनी इच्छा से हटा सकते हैं, और जब उन्हें नियुक्त करना होता है तब वो मंत्रिपरिषद की इच्छा से, सलाह से हटा भी सकते हैं और उनको नियुक्त भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यपाल की मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादले होते रहते हैं। वो इसीलिए होता है जब सरकार बदलती है तो वो अपनी मनपसंद के राज्यपाल को चुनना बेहतर समझती है। ठीक है, तो आप इन बातों में ना पड़ें, आप केवल ये लिख लें कि 156 में कार्यकाल है, और कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यानी प्रसाद प्रयत्न का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये कार्य करते हैं। जब तक वे चाहें तब तक राज्यपाल कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 कितना भी मिले आपको लगाना है प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब हमारे पास एक ही चांस बनता है 5 वर्ष का, तो ऐसी स्थिति में आप 5 वर्ष लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 55 और 56 आप एक साथ याद करेंगे, 155 और 156। अब 157 में दोस्तों योग्यता की व्यवस्था बताई गई है कि योग्यता एक राज्यपाल की क्या होगी। तो दोस्तों जो हमने देखा था राष्ट्रपति महोदय की योग्यताएं, वही योग्यताएं लगभग यहाँ पर हैं। क्या है कि भारत का नागरिक होंगे, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये आप लिख लें। आपने बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने केंद्र में पढ़ा था राष्ट्रपति महोदय के बारे में, उनके बारे में ये लिखा हुआ था कि लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, विधानसभा का सदस्य बनने की काबिलियत होनी चाहिए। वो वहाँ का निम्न सदन था, ये यहाँ का निम्न सदन है। उसमें भी जनता द्वारा सदस्य चुनकर जाते हैं लोकसभा में, विधानसभा में भी जनता द्वारा सदस्य चुन के जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो वहाँ पर लोकसभा का सदस्य, यहाँ पर विधानसभा का सदस्य, मतलब इतनी उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो ये दोस्तों उनकी योग्यता के बारे में है। अब बात करते हैं इससे अगले आर्टिकल की। इसका जो अगला अनुच्छेद है वो 158 है, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें भी केवल शर्तें ही बताई गई हैं। इसलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 159 की। 159 में दोस्तों शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। अब दोस्तों आपने देखा राष्ट्रपति पद का जो राज्यपाल का जो पद है वो मुख्यमंत्री से ऊपर ही होता है, तो मुख्यमंत्री तो उनको शपथ नहीं दिला सकते। तो इसलिए इनको शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल महोदय को? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जिस राज्य के वो हैं उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, है ना। ये वाली बातें हमने अब तक समझी और अच्छे से समझ भी ली। अब कुछ बातें जो आप लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर ये पद त्याग देंगे, पद का त्याग करेंगे, है ना, तो राष्ट्रपति महोदय को करेंगे। लेकिन अगर बात आती है इनको पद से हटाने की, अगर इनको पद से हटाने की बात आती है दोस्तों, तो ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं मिलता है कि राज्यपाल को किस तरीके से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति महोदय में पढ़ी थी कि राष्ट्रपति महोदय के लिए महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है उनको पद से हटाने के लिए, लेकिन राज्यपाल को पद से हटाने के लिए इनकी कोई भी प्रक्रिया नहीं दर्शाई गई है। ठीक है, केवल ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य करते हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। शपथ मुख्य न्यायाधीश इनको दिलाते हैं।
अब ये राज्यपाल के बारे में दोस्तों मुख्य मुख्य बातें थी। अब अगर हम इनकी शक्तियों की बातें करें, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने बताया था 154 में कि इन्हें जो है कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रदान हैं, मतलब उनका निर्वहन ये एक संवैधानिक रूप से करेंगे। तो शक्तियों की अगर हम बात करें तो आप अगली हेडिंग डालेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कार्यकारी या फिर कार्यपालिका की शक्तियाँ, ये शक्तियाँ और इनके कार्य हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्तियों की। ये नियुक्त किसे किसे कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह से ये मंत्री परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं नहीं करते हैं। क्या लिखा आपने, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है, मुख्य सचिव की। फिर महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति भी ये राज्यपाल महोदय करते हैं। आपने देखा होगा राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति करते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की व सदस्यों की। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट कर लें। क्या कर लें कि मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे सलाह से, और मुख्यमंत्री करेंगे, मुख्य सचिव की करेंगे, महाधिवक्ता की करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की करेंगे। लेकिन दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग में एक बात आप लिख लें, आर्टिकल 317 में एक बात लिखी हुई है कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति तो कर सकते हैं लेकिन इनको हटा नहीं सकते। किनको, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग आप लोग समझते होंगे जैसे कि यूपीएससी है, बीपीएससी है, यूकेएससी है ना, इस तरह के जो होते हैं ना आयोग, लोक सेवा आयोग, तो उनकी जो अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं अपने राज्य के लोक सेवा आयोग की। लेकिन दोस्तों इनको हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं दिया गया है। 317 के अंतर्गत ये अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय भी तब ही इनको हटा सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल अंदाजी हो, और फिर दूसरी बात अगर वह व्यक्ति अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा हो या फिर वो उसके योग्य ना हो, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही राष्ट्रपति महोदय इनको पद से हटा सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 317 में, विशेष बात है इसलिए आप इसको अच्छे से लिख लें। अब बात करते हैं दोस्तों और नियुक्तियों की, और किस किस की नियुक्ति ये करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे कि राज्य का वित्त आयोग होता है तो इसका गठन करते हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, जिला जज की नियुक्ति करते हैं। अब जिला जज से एक बात थोड़ा सा मेरे ध्यान में आ गया, आप वो भी लिख लें कि आर्टिकल 217 में एक बात लिखी हुई है दोस्तों। 217 के पहले में क्या लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ये बात किस आर्टिकल में है, 217 में है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सलाह जो देते हैं वो राज्यपाल देते हैं, और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 217 में। तो इतना आप थोड़ा सा याद करें। और फिर और जैसे कि महाधिवक्ता तो सॉरी हमने पढ़ लिया है। जो विशेष बात है कि राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, विश्वविद्यालय, ये उनके कुलाधिपति होते हैं खुद, और उपकुलाधिपति की नियुक्ति भी करते हैं। मतलब राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं, उनके ये कुलाधिपति होते हैं, लेकिन उपकुलाधिपति की नियुक्ति ये स्वयं करते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों आपने एक बात और देखी होगी कि 356 हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर था राष्ट्रपति शासन। क्या था, राष्ट्रपति शासन था। तो दोस्तों ये विशेष शक्ति है कि जब कहीं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का निर्माण, मतलब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, समस्त कार्यपालिका की विधायिका की शक्तियाँ
टोटल शक्तियां राज्यपाल के में निहित हो जाती हैं स्वयं ही, यानी कि पूरे राज्य के जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। वहाँ पर कोई विधानमंडल काम करना बंद कर देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वो सारी शक्तियाँ मुख्य हेड राज्यपाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन में? राज्यपाल हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये इनकी कार्यपालिका से संबंधित कुछ शक्तियां थीं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब जान लेते हैं इनकी विधायी शक्तियों के बारे में। दोस्तों आपने देखा था कि जब हम राष्ट्रपति महोदय के विषय में चर्चा कर रहे थे तब हमने शक्तियों वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग से बनाया था, क्योंकि शक्तियों का जो उनका क्षेत्र था वो व्यापक था, काफ़ी बड़ा था। एक वीडियो में उसको समेटना ठीक नहीं था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा पैसेंस रखना, हो सकता है 2-4 मिनट और अधिक इसमें लग जाएँ। तो हम सीधे आते हैं विधायी शक्तियों पर। जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ ही हेडिंग चल रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विधायी शक्तियों में दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे आर्टिकल 164, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। ठीक, ये आर्टिकल 164 में कैसे कैसे होगा, क्या क्या शक्तियां होंगी, विधायी शक्तियां इनके पास। तो दोस्तों विधानमंडल का, इंक भी थोड़ा सा खत्म हो गया है, मैं डाल लेता हूं, आप लिख लें, इतना मैं बोल रहा हूं। विधानमंडल का सत्र आहूत करने, विधानमंडल का सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने, विघटन करने की जो शक्ति होगी वो भी राज्यपाल के अंत में निहित होगी। मतलब जो विधानमंडल होता है उसका सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने, उसको विघटन करने की जो शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। फिर जो संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, विधान परिषद और विधानमंडल की, उनके भी सत्र ये बुला सकते हैं, उनकी भी बैठकें राज्यपाल बुला सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप लिख लेना। विधानमंडल में आपने लिख लिया, सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और बैठक बुलाने की शक्ति भी जो होती है वो भी राज्यपाल में निहित होती है। ठीक, फिर दोस्तों एक होता है विधेयक, जिसका हम कहते हैं बिल। कोई भी बिल तभी क्या कहते हैं, अधिनियम, एक्ट तभी बन सकता है जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हों। अब हस्ताक्षर के बारे में दो बातें आती हैं। कोई बिल ऐसा हो सकता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पहले ही चाहिए, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाद में चाहिए। तो जिन पर पहले चाहिए मतलब पूर्व चाहिए। धन विधेयक है, धन विधेयक पर पहले ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, तभी वो उसके बाद विधान सभा में जाता है, विधान परिषद में पारित होता है। फिर दूसरी बात, अब जैसे कि आप देखते होंगे जो राज्य बजट होता है ना, राज्य बजट, राज्य बजट का जो प्रस्ताव है इस पर भी पहले ही हस्ताक्षर चाहिए होते हैं राज्यपाल महोदय के, तभी ये पेश हो पाता है। ठीक है, तो ये होते हैं इनके पूर्व ही हस्ताक्षर से। लेकिन कोई भी विधेयक हो, वो कानून या एक्ट तब ही बनेगा जब राष्ट्रपति के राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। विधायी शक्तियों में एक आर्टिकल आप लिख लें, 171 का 5। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि विधान परिषद में, ये विधायी शक्तियां ना डाल करके आप यहाँ पर मनोनीत शक्तियां डाल लें, मनोनीत शक्तियां। विधान परिषद में 1/6 सदस्य ये मनोनीत कर सकते हैं। एक आर्टिकल है 333, विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये इंडियन होगा, ओंग्ल भारतीय होगा। तो ये इनकी कौन सी शक्तियां हैं? ये इनकी मनोनीत शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्षमादान शक्तियों की। क्षमादान शक्तियां, इसका जो प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको आर्टिकल 161 के अंतर्गत। आर्टिकल 161 ये कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान शक्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन कौन कौन सी होंगी? जो राज्य सूची के विषय हैं,
राज्य सूची के विषयों पर ही ये क्षमादान कर सकते हैं, इतना आप नोट करके चलें। फिर इसी में आप लिख लें कि ये मृत्यु दंड पर क्षमा नहीं दे सकते, मृत्यु दंड पर क्षमा नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि क्षमादान शक्तियाँ किस आर्टिकल में है, 161 में है। राज्य सूची के विषयों पर ये क्षमादान कर सकते हैं और मृत्यु दंड पर तो उसमें भी नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक हिस्सा और बचा है अध्यादेश वाला, उसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आप अगर आपने हमारी वीडियो रेगुलर देखी हैं तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि लगभग कुछ शक्तियां समान हैं राष्ट्रपति महोदय के साथ। अगर आपने राष्ट्रपति महोदय को सही से पढ़ लिया है तब आप राज्यपाल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आर्टिकलों में थोड़ा सा डिफरेंट होगा याद करने में। अब है दोस्तों अध्यादेश। तो अध्यादेश है दोस्तों 213 में। अध्यादेश की जो शक्ति प्राप्त है राज्यपाल महोदय को वो आर्टिकल 213 में है। लेकिन आपने पढ़ा था केंद्र में कि जो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति प्राप्त थी वो कहाँ थी, वो 123 में थी। तो दोस्तों 3 वहीं पे रहने देना है, बस इसको आगे पीछे कर देना, 2 को आगे ले आना, 1 को पीछे ले जाना, फिर ये 213 बन जाएगा। तो यहाँ पर अध्यादेश राष्ट्रपति का है और यहाँ पर अध्यादेश राज्यपाल का। अध्यादेश होता क्या है दोस्तों, जब किसी राज्य की विधानमंडल कार्य नहीं कर रहा होता है ना, सत्र में नहीं होता है, तब दोस्तों अगर राज्यपाल को ये लगे कि कार्यवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब वह एक अध्यादेश पारित करते हैं। जब विधानमंडल भंग चल रहा होता है, सत्र में नहीं होता है, ठीक है, कार्य नहीं कर रहा होता है विधानमंडल, तब अगर राज्यपाल को लगे कि कार्यवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब वह एक अध्यादेश जारी करते हैं। और इस अध्यादेश की जो अवधि होती है ये 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह ऐसा नहीं है कि भंग है तब से शुरू हो जाएगी, मतलब जब भी विधानमंडल कार्य करने लगेगा, है ना, मान लीजिए अभी कार्य नहीं कर रहा है तब अध्यादेश आ गया, कुछ दिनों बाद अगर वो कार्य करने लगा विधानमंडल तो अध्यादेश की जो अवधि रह जाएगी 6 सप्ताह रह जाएगी। 6 सप्ताह। अगर इस अध्यादेश को विधानमंडल ने जब कार्य करने लगे, विधानमंडल ने 6 सप्ताह के अंदर अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तब तो ये कार्य करता रहेगा। लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया 6 सप्ताह के अंदर तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यही ठीक प्रोसेस होता है केंद्र के अंदर। जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है तब राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाते हैं और जब कार्य करने लगती है तब उस अध्यादेश की समय सीमा 6 सप्ताह होती है। अगर 6 सप्ताह के अंदर संसद उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो चलता रहता है, लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो वह समाप्त हो जाता है। यही प्रोसेस राज्य में भी है और केंद्र में भी है। ठीक है, तो ये दोस्तों राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो गया है, मैं इतना लंबा बनाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको समझाना भी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कल की जो क्लास होगी दोस्तों वो इससे अगले लेवल की होगी, क्योंकि हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो कल हम पढ़ेंगे इस कार्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट का, सारे वीडियो आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और दोस्तों लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहन देते हैं आगे मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।